कांग्रेस ये कहती है कि इनको डिलिमिटेशन इसलिए करना है ताकि अपने मन मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसी रीड्रॉ करो, 29 का इलेक्शन जीत जाओ। क्या ये वाकई में सिर्फ 29 का इलेक्शन जीतने के लिए किया जा रहा है, या ये बीजेपी के कोर एजेंडे का एक हिस्सा है, एक रोड मैप का, एक ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जो आज नहीं बहुत पहले कभी तय हुआ है और बीजेपी उस पर अमल करना अब शुरू कर रही है? इसकी हम लोग बात करेंगे। सर अब शेर हो जाए फिर बहस अर्ज किया है। हाँ सर, और शेर बड़ा मौजूद है, थोड़ा समझने वाला है। करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला। करने गए थे, ये अपोजिशन वाली पार्टियों का है कि करने गए थे उससे हम तगाफुल का मतलब भी बता दिए सर। मतलब शिकायत करने गए थे आपसे कुछ किसी बात को कि भाई आप करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला कि एक ही निगाह में सब खाक हो गए। एक निगाह में सब खाक हो गए। क्या बात है। तो सब खाक हो रहे हैं एक तरफ से, आप देखिए। अब इसकी सर किसको दोष दें? राहुल जी विदेश से तो आ गए हैं। अच्छा, यहाँ क्योंकि हमारे स्क्रीन पर लिखा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसकी भी मैं वजह आपको बताता हूँ। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के जो जेपीसी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट शायद इस सत्र में आ जाए, बता रहे थे देवेंद्र जी। तो उसके जो अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो हम इलेक्शन कमीशन से डिटेल में उनकी राय मांगेंगे, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो हमको बताया है उसके मुताबिक उनको केवल 6 महीना चाहिए और वो 1 नेशन 1 इलेक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि देश का चुनाव आयोग कह रहा है मुझे बस 6 महीने पहले बता देना, मैं पूरे देश का चुनाव एक साथ करा दूंगा, सारे राज्यों का और लोकसभा का चुनाव। मतलब उन्होंने कहा अगर आप 2028 में भी पास कर लो इस बिल को 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो मैं 29 में सारा पूरे देश का चुनाव करा दूंगा। बहुत बड़ी बात है। अब ये प्रोसीजरल सब काम हो गया, मतलब इसका मतलब अब तो बस आपको नंबर जुटा के बिल पास कराना है। मुझे ये बताइए सर, कांग्रेस के पास कोई राइट है नाराज होने का बाकी दलों पर कि भाई तुम क्यों नहीं हमारा साथ दे रहे? नहीं, देखिए राइट, ये कांग्रेस, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के पास राइट इसलिए नहीं है, हर पार्टी को अपना फैसला करने का अधिकार है। आप सत्ता पक्ष हो विपक्ष में हो, कल को मान लीजिए एनडीए का कोई घटक कहे कि इस मुद्दे में हम सरकार से सहमत नहीं है, होता है कई बार, और उसके बाद आप कई मसले से वक्फ को लेकर के कुछ असंतोष, जब वक्फ वाला कानून आ रहा था तो एलाइज ने चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिखी थी, तो अब वो कहते हैं अधिकार नहीं है। हर पार्टी को नीति तय करने का अपना अधिकार है। बात ये जरूर है एक कि चूंकि अब आप एक गठबंधन में हैं, तो कोई भी सार्वजनिक बयान देने से पहले अगर मिल बैठ के बातचीत करें और उसके बाद कोई स्टैंड लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इस मामले में विपक्ष की रणनीति पूरी तरह से विफल रही है कि भाई जब महीनों से चल रहा है कि सरकार जो है, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद से ये वातावरण में आ गया था कि जिस तरह 20 एमपी टूट करके गए और एक नई पार्टी बना के वो एनडीए का हिस्सा बन गए, तो ये, और जो तमिलनाडु का जो डेवलपमेंट हुआ डीएमके को लेके, तो ये बात तो सब जगह, उसको भी कांग्रेस ने दूर किया, जग जाहिर थी कि भाई अब सरकार को एक मौका मिला है और सरकार अपना 3/4 आंकड़ा जुटाने की पूरी कोशिश करेगी। तो उसी समय सारे विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस को लीड लेकर के सारे एलायंस की बैठक बुला करके और उस पर एक रणनीति बनानी थी कि भाई 10 दिन पहले करते, क्या हमें 15 दिन पहले, क्या हमें सरकार से क्या बात करनी है और कैसे इस स्ट्रेटजी का मुकाबला करना है। अगर ये भी देखते कि नंबर हो रहा है उनका, तो कैसे फेस सेविंग करनी है, क्या अमेंडमेंट बताने हैं, क्या सरकार पर दबाव डालना है कि भाई बिल में ये चेंजेस करिए तो हम साथ देंगे, तो ये सब चीज़ें हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर जो है, अब जो स्ट्रेटजी कांग्रेस की लग रही, कांग्रेस को ये लग रहा है कि देर सवेर ये सारी पार्टियां जो हैं, एक तो क्षेत्रीय पार्टियां वैसे ही संकट में हैं, लगभग तृणमूल कांग्रेस, सब जमीन उनकी मतलब हार गई चुनाव, तो जितना वो बीजेपी के साथ नज़दीक दिखाई पड़े, उतना जो अपोजिशन का पूरा स्पेस है 2029 में वो कांग्रेस ले ले। तो इसलिए कांग्रेस ये, मुझे लगता है ये सोच रही है कि सारे बिलों का विरोध करेंगे तो जब क्या मिल जाएगा। अच्छा, बाकी सबका उधर ठेल दीजिए बीजेपी की तरफ एनडीए में, और फिर कहो अब हम यहाँ के राजा हो गए। भाई उनकी स्ट्रेटजी है कि 2029 में फिर हम अकेले सामने दिखाई पड़ेंगे। मतलब ये मैं कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि अपोजिशन की, विपक्ष की अकेली आवाज हम बने रहे। सर मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, आज कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग की, चलिए ठीक है, किसी भी मुद्दे पर मैं पड़ोसियों की राय लेने से पहले अपने घर के सदस्यों की राय लूंगा ना, भाई क्या करना चाहिए। तो आज आपने अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग बुलाई, क्या करें भाई इस सत्र में इन बिलों का क्या करना है, तो वाजिब विरोध करेंगे। कितने दिन पहले, सोमवार को आना है, आज क्या हम कहें गुरुवार में, 3 दिन पहले आप अपने घर की मीटिंग बुला रहे हो, फिर मोहल्ले की मीटिंग बुलाओगे। ये काम होना चाहिए था पहले। अब राहुल जी देश में नहीं है,
जब 2 महीने से अब तो आ गए, हाँ हाँ सर आ गए, 20 दिन के बाद 12 तारीख को आ गए थे। हम 2 महीने से, क्यों बताइए, 4 जून को आया था, मई को आया था बंगाल नतीजा। के चुनाव के बाद से उसके 10-15 दिन के बाद टूट फूट सब शुरू हो गई थी। तो ऑलमोस्ट 2 महीने से तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार ये बिल लाएगी। आपने क्या होमवर्क किया? आपने किससे सलाह मशवरा किया जाकर के क्या करना है? डीएमके को धक्का मार के तुमने उधर भेजा है, और आज आप उलाना दे रहे हैं उनको कि भाई आप कैसे, ये हमसे धोखा कैसे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ सरकार का रवैया देखें कि कल सुबह 11:30 बजे एक औपचारिक तौर पे मीटिंग है राजनाथ जी के घर पे, कुछ मंत्री समूह जो बैठते हैं वो एनडीए वाले, कल होने। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह 17 से 19 3 दिनों के बंगाल दौरे पे जा रहे हैं। 20 तारीख से सेशन की शुरुआत हो रही है, 19 तारीख तक 17, 18, 19 3 दिन वो बंगाल में रहेंगे। मतलब क्या कि सेशन को लेके जो होमवर्क किया जाना था वो ऑलरेडी काफ़ी वो कर चुके हैं पहले ही। बंगाल में बाकी उनके सारे कार्यक्रम हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कैसे हो, उसकी व्यवस्था बननी है, नए क्रिमिनल लॉज को लागू किया जाना, इन सारी चीज़ों पे फोकस करके फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बंगाल में कैसे आपको फोकस करना है। मतलब ये कि बंगाल की सरकार शुभेंदु अधिकारी चला रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में ही वहाँ सरकार चलेगी।